Okay, now next our topic 7.1 is completed, but 7.2 just you see dinitrogen. 7.2 is dinitrogen. आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यही आएगा, कोई भी कंपाउंड लिखा गया होगा, उसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, मे बी दिस क्वेश्चन आस्क्ड, राइट ए नोट ऑन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस और डाइनाइट्रोजन कंपाउंड। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, पहले हम सोचेंगे प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, हमें डाइनाइट्रोजन बनाना है, किस तरह से बनाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहली मेथड है कमर्शियली, दूसरी मेथड है लेबोरेटरी। यानी कि कमर्शियली यानी कि जो इंडस्ट्री में यूज होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से दैट कमर्शियली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जो प्रिपरेशन होती है उसको क्या कहेंगे, कमर्शियली। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एयर। यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ N2O2 different types of group 18 elements just like He, Ne, many elements present in particular we consider air। अगर हम एयर को ले ले और उसका लिक्विफिकेशन कर दे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, यानी कि एयर में से हमें क्या बनाना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो N2 का होगा डाइनाइट्रोजन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 77.2 केल्विन, 77.2 केल्विन। और दूसरा मिलेगा लिक्विड ऑक्सीजन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 90 केल्विन, रिमेंबर। और इस दोनों को यहाँ पे देखिए, डाइनाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो उस दोनों को हम सेपरेट आउट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जो पहला मिलेगा जिसका टेम्परेचर कम है वो पहले मिलेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो बाद में मिलेगा। तो पहले डाइनाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड ऑक्सीजन बाद में आएगा। तो आपको याद रखना है, कॉमर्शियल मेथड में एयर लेना है, लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों करने हैं, उसमें क्या मिलेगा, डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगा और लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये कौन सी मेथड हो गई, कॉमर्शियल मेथड। याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही आपको याद रखना पड़ेगा, एयर में से डाइनाइट्रोजन गैस कैसे मिलता है। तो उसकी प्रोसेस क्या आएगी, लिक्विफिकेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये एमसीक्यू भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इन लेबोरेटरी by we can say that A, B and C I fraction out it. Now you see here you have to solve certain techniques. अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड उसका सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन किया जाता है। एक बात याद रखो, यहां पे हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड और दूसरा ले लिया यहां पे सोडियम नाइट्राइट। अब आप कह सकते हो कि यहां पे क्या मिलेगा, NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्राइट मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, NaCl। रिएक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं वो अगर आपको आ गया तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन में कितनी बार पूछा गया है, NH4+ Cl- Na+NA+NO2-। अगर यहां पे हम देखें कि अमोनियम नाइट्राइट है, आगे भी पढ़ने को आएगा, ये जो अमोनियम नाइट्राइट है अगर उसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया तो क्या मिलेगा, N2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा ट्वाइस H2O। N2 कैसे मिलेगा, गैसियस फॉर्म में, और H2O लिक्विड फॉर्म में होगा, NaCl तो निकल ही गया है। और दूसरा यहाँ पे एक दूसरा आता है कि small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction। यहाँ पे इंटरफेयर रिएक्शन हो रहा है और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड भी हमें मिलते हैं, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, तो पहले रिमूव्ड बाय पासिंग गैस थ्रू H2SO4 और K2Cl2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा और उसमें हमें डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगा। लेबोरेटरी में ये मिल सकता है, ये याद रखिए, बहुत इजी है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, सही है। तो फिर से एक बार, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा N2 गैस प्लस ट्वाइस H2O प्लस NaCl। अगर ये नहीं आया तो पहले इसको बाइफरकेट कर दो और उस रिएक्शन को याद रखो, तो बहुत इजी रहेगा। ये दूसरी बार भी आएगा, आगे भी आएगा ये।
So यहाँ पे small amount of NO and nitric acid is removed by passing through gas H2SO4 aqueous और K2Cr2O7. डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले लेते हैं तो ये जो NO और नाइट्रिक एसिड है वो रिमूव हो जाएंगे और हमें मिलेगा डाइनाइट्रोजन गैस और ये प्रोडक्ट मिल सकती है। बी सेक्शन है, यहाँ पे बी देखिए, बी में क्या है, प्रिपरेशन मेथड बी याद रखना पड़ेगा आपको। अमोनियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया है कि अमोनियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला रखनी पड़ेगी। इसको क्या कहेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट। यहां पे देख लीजिए, थोड़ी टेक्निक चेंज कर लो, थोड़ा जुगाड़ भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो N2 H8 Cr2 O7 ये टेक्निक है, ये याद रखने की टेक्निक है। देख लीजिए फिर से एक बार। अब देखिए यहाँ पे N2 गैस निकल गया, ओके। H8 और O7 आपको ऑड नंबर में इवन नंबर चाहिए, तो H8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो 7 की जगह कितने आएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले क्रोमियम का ऑक्साइड में निकलेगा तो उसको आप Cr2O3 कर दो, तो उसके बाद में आपको क्या करना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा N2, उसके बाद में आपने लिख दिया Cr2O3, यानी कि क्या निकल गया, यहाँ पे N2 गया, यहाँ पे Cr2 गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल गए, ऑक्सीजन के कितने एटम गए, सॉरी कितने गए 3, तो ऑक्सीजन कितने बचे 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 4H2O। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, सही है। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हिट करते हैं, सभी बच्चे यहाँ पे अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया इज रॉन्ग आंसर। आपको लिखना पड़ेगा N2 गैस प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। और ये मैंने लिखा है वो आप याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा। N2 निकाल दो, उसके बाद में Cr2O3 निकाल दो, और उसके बाद में कितने मॉलिक्यूल H2O के बचे हैं वो ले लो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। Another, we can say that very pure dinitrogen gas is obtained by one method which already learned in standard 11। आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार, बेरियम है, S ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ चुके हो, बेरियम N3 twice, this is known as barium azide, this is known as barium azide। so barium azide का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या मिलेगा, Ba plus 3N2। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, BaN3 twice, अगर उसको आयनाइज करते हैं तो हमें मिलेगा Ba plus 2, और यहाँ पे मिलेगा N3 है तो -1 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 2 आएंगे, सही है। तो ट्वाइस N3 -1 उसको एजाइड कहते हैं, तो ट्वाइस N3 -1 उसको क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे ला दो, 2 यहाँ पे ला दो, तो N2 गैस हो गया। तो कितने N2 गैस हो जाएंगे, यहाँ पे N2 गैस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 N2 गैस मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे N2 कर दो और बेरियम को निकाल दो, तो बेरियम का क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, और N3 -1 का क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा N2 गैस। तो इस तरीके से बेरियम प्लस 3N2 थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। तो इस तरीके से सारे जो प्रोसीजर है लेबोरेटरी में, अमोनियम क्लोराइड NaNO2 रिमेंबर, उसके बाद में आएगा अमोनियम डाइक्रोमेट हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन, एट दैट टाइम वी गेट N2 गैस 4H2 and Cr2O3। इसका जो टेक्निक निकाला वो भी याद रखो, बहुत इजी रहेगा। वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस बेरियम एजाइड ले लो, और उसमें आपने ले लिया थर्मल डिकम्पोजिशन कर लिया, तो उसमें मिलेगा बेरियम प्लस 3N2। तो ये सारी प्रिपरेशन डाइनाइट्रोजन की है। उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट इट। ओके, नाउ preparation we already completed. Now remember, in preparation, what you know in preparation, if you consider this air, first of all air is there, decomposition takes place with the help of liquefaction and fractional distillation.
N2 a liquid form and O2 in a liquid form. That you know. You remember by this way. There is no any other way. इसको याद रखने की कोई दूसरी टेक्निक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है प्योर डाइनाइट्रोजन गैस हाउ यू ऑब्टेन, यही याद रखना है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड when undergoes thermal decomposition it gives barium plus 3N2, or sodium azide undergoes the thermal decomposition then also got sodium plus we consider dinitrogen gas. Okay, remember by this way there is no any another way. You have to remember all those questions, all those answers by your way. So here next topic is preparation is complete. In preparation, ammonium chloride plus NaNO2, you know this one, thermal decomposition, it gives N2 gas plus 2H2O plus NaCl. Just you see how I read out, how I explain certain terms you understood from or understand from certain we can say clues. यहाँ पे कोई भी लिखावट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने की टेक्निक आपको ढूंढनी पड़ेगी, यही आपको देखना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है डाइनाइट्रोजन गैस की। तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, तो पहले तो देख लो कलरलेस है, अडरलेस है, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। और इसीलिए तो हम अब जानते हो कोई भी वेफर का जो भी पैकेट होता है या कोई भी पैकेट होता है उसमें जो स्वेलो होता है, फुला हुआ होता है, उसमें डाइनाइट्रोजन गैस हम फिल अप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस है, वो कलर भी नहीं उसका दिखाई देगा। अडरलेस है, अडर भी नहीं है, उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। टेस्टलेस है, उसका टेस्ट भी नहीं होगा। और नॉन टॉक्सिक गैस है। नॉन टॉक्सिक गैस का मतलब क्या है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो पॉइजनस नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसलिए वो इनर्ट गैस की तरह जाना जाता है। दूसरा आप नहीं जानते, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जो है, जो प्रॉपर्टीज है आपको कैसे याद रखनी है, कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic gas. Remember this way. Second thing, two stable isotopes, that is 14 nitrogen and 15 nitrogen. That means what? Atomic mass is different but atomic number is same. That is known as atomic, we can say that particular isotopes. So यहाँ पे क्या होगा, two stable isotopes है 14 nitrogen और 15 nitrogen का। Low solubility in water may be 23.2 centimeter cube per liter at 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure. This is given in the textbook. आपको ये याद रखना पड़ेगा। 23.2 centimeter cube per liter at 273 Kelvin and 1 bar pressure. अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो होगी। उसके दूसरा रीजन ये भी है, डाइनाइट्रोजन है वो नॉन पोलर है, वाटर है वो पोलर है, इसके हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लो है, बहुत ही कम है। N2 is rather inert at room temperature because of high bond enthalpy. अगर आप जानते हो तो 441.4 किलो जूल पर मोल, अगर आप जानते हो तो इतनी बॉन्ड एंथैल्पी जो बॉन्ड एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, तो वो क्या है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसके हिसाब से वो इनर्ट है। Reactivity, however, increases rapidly when we increase temperature. अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, at higher temperature it directly combines with, यहाँ पे देखिए क्या है, some metals to form predominantly ionic nitrides. अगर मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, आयनिक नाइट्राइड्स। और अगर नॉन मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, कोवेलेंट नाइट्राइड। रिमेंबर दिस वन, आयनिक नाइट्राइड्स एंड कोवेलेंट नाइट्राइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, आयनिक नाइट्राइड्स, अगर नॉन मेटल के साथ है तो क्या बनाएगा, कोवेलेंट नाइट्राइड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट लिथियम मेटल है,
उसके साथ डाइनाइट्रोजन गैस को हम हीट करेंगे तो लिथियम नाइट्राइड हमें मिलेगा। किस तरह याद रखना है, तो लिथियम की जो वैलेंसी होगी वो प्लस है, नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी आएगी -3, तो इस तरह क्या मिलेगा Li3n। रिमेंबर दिस वे, लिथियम की वैलेंसी क्या आएगी प्लस, क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो लिथियम प्लस आएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो दूसरा क्या करेगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा यहाँ पे गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए Li3n हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा 3Mg, यहाँ पे देखिए 3Mg प्लस N2, और बैलेंस भी करना आता है तो बहुत इजी रहेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, डाइनाइट्रोजन गैस के साथ हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा, यहाँ पे भी Mg+2 मिलेगा और N-3 मिलेगा, और इस तरह से हम बैलेंस करेंगे तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। हेबर्स प्रोसेस आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हो, चैप्टर नंबर 7 में इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो। ऑप्टिमम कंडीशन में हम ये प्रोसेस करते हैं। डाइनाइट्रोजन गैस का 1 मोल अगर 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस के साथ 773 केल्विन टेंपरेचर और Fe के प्रेजेंस में आयन के जो पाउडर है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा और -46.1 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी यानी कि फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज मिलेगी। तो यहां पे देख लीजिए माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सो जस्ट यू सी ये क्या है हेबर्स प्रोसेस, तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर N2 गैस अगर O2 गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है और हीट कर रहे हैं वेरी हाई टेंपरेचर जैसे 2000 केल्विन टेंपरेचर, क्या मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिलेगा। और ये NO भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट के फॉर्म में कैटालिस्ट के फॉर्म में भी आता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो क्या करेगा लिथियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, यहाँ पे H2 ले लीजिए, यहाँ पे O2 लीजिए, उसका रिएक्शन N2 के साथ कर लीजिए, तो प्रैक्टिस करोगे तो लिथियम के साथ अगर N2 रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा आपको याद रखना पड़ेगा लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम के साथ अगर N2 रिएक्ट करेगा क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। हेबर्स प्रोसेस में आप जानते हो 773 केल्विन और आयन के जो पाउडर होते हैं वही आएगा। और अगर आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे तो वो आएगा मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा कैटालिस्ट की स्पीड को भी इंक्रीज करेगा, तो रिएक्शन रेट्स भी इंक्रीज होंगे, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे। सो N2 गैस प्लस 3H2 गैस इट गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, दिस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। और N2 गैस प्लस O2 गैस व्हेन वी हीट at very high temperature जैसे see 2000 Kelvin at that time produce nitric oxide। so इस तरीके से प्रॉपर्टीज जो नाइट्रोजन की है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। और उसके बाद में हम देखेंगे यूजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, याद रखने की टेक्निक जो मैंने बताई है उस पे कंसंट्रेट कीजिए, याद रह जाएगा। नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, अगर आपको प्रिपरेशन की मेथड यहाँ पे पता नहीं चल रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, प्रिपरेशन कैरिड आउट 1 मार्क्स, properties carried out 1.5 marks, maybe 1.5 or say 1 or 1 and 1, 3 marks question, remember this। क्या याद रखना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन में मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, उसके बाद में उसका आइसोटॉप्स निकालो, उसके बाद में लो सॉल्युबिलिटी पे चले जाओ। आपको याद रखना पड़ेगा सारे टॉपिक, अगर आपने 2 और 3 टॉपिक लिख दिए ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अब यूजेस की बारी आई है, तो यूजेस में क्या होगा, यूजेस यानी क्या है, उसका यूज कहां पे होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज आप नहीं जानते वो बता देता हूं। जो कार होती है, कार में जो बैग होते हैं आप जानते हो, जो बैग्स होते हैं एयर बैग्स, उसमें डाइनाइट्रोजन गैस का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के हिसाब से। उसमें क्या होगा, तो जो भी केमिकल है वो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड फिलअप किया गया होगा जो बैग है उसमें। अगर आप कार चला रहे हो और किसी चीज से आप टकरा गए तो स्टीयरिंग के साथ आपका बॉडी टच होगा तो उसके हिसाब से प्रेशर आएगा, तो वो एयर बैग्स अपने आप खुल जाएंगे,
उसमें क्या होगा, डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और डाइनाइट्रोजन गैस कभी भी याद रखिएगा वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, इसके हिसाब से वो एयर बैग्स जो होती है उसमें भी यूज होता है, जिसकी सेफ्टी आप जानते हो कार में जो होती है वो सेफ्टी वो एयर बैग्स के हिसाब से है, और उसमें डाइनाइट्रोजन का यूज है। अपने बुक में लिखा नहीं है लेकिन मैंने ये बता दिया। और डाइनाइट्रोजन गैस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू नो दिस, डाइनाइट्रोजन इनर्ट है। वो आइसक्रीम में, आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में भी वो जमावट के हिसाब से वो यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है उसमें चले जाते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, N2 gas plus 3H2 gas, it gives twice NH3 at 773 Kelvin temperature and ion catalyst is present. Okay, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आपने याद रख लिया, वो लिख लिया, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन CaCN2, ये भी जानते हो आप, कैल्शियम साइनेमाइड, और कैल्शियम साइनेमाइड का कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्ट होता है, और कैल्शियम कार्बाइड का H2O के साथ रिएक्शन होने से एसिटिलीन मिलता है, या हम कहेंगे इथाइन मिलता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइन में भी ये यूज होता है। चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो 13 में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम साइनेमाइड। ओके, नेक्स्ट वन, इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। इनर्ट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, कोई भी केमिकल के साथ रिएक्शन करने के हिसाब से डाइनाइट्रोजन गैस का भी यहाँ पे यूज होता है, याद रखोगा। इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना पड़ेगा। Liquid dinitrogen is used as refrigerant. Now you know that in refrigerant there is no CFC is used, but ammonia is used instead of that. Liquid dinitrogen also used. Cold storage आप जानते हो, जो पोटैटो होता है कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज किया जाता है, उसके हिसाब से वो जो पोटैटो है वो उसको एक फंगल इफेक्ट या कोई इफेक्ट होता नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। So liquid dinitrogen is used as refrigerant to preserve biological materials, food items and cryosurgery. Nowadays it's a very important cryosurgery. अगर आप देखते हो तो intense cold to destroy unwanted tissue. जो कोल्ड करने से हम क्या मिलेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनवांटेड टिश्यू को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे यूजेस हो गए। अगर आपने 2 या 3 यूजेस याद रख लिए और लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 पॉइंट लिखा तो हाफ ऑफ मार्क्स का 1 पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद में एक एग्जांपल जो अपने बुक में लिया गया है, गिव अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। यहाँ पे इतना ही लिखा है, सोडियम एजाइड की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, NaN3 इज नोन एज सोडियम एजाइड। अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा और डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगा। उसको बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यहाँ पे NaN3 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पे आपको 6 करना पड़ेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिख दो, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन में दिया गया है, जो मैं ले रहा हूं 1 मार्क्स का है। Why N2 is less reactive at room temperature? पहली बात तो है कि N2 जो है वो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। उस नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेकिन फिर से याद रखना पड़ेगा। और इसके हिसाब से उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कम हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए, और उसके हिसाब से 441.4 किलोजूल पर मोल इतनी बॉन्ड एनर्जी है। उसके हिसाब से वो क्या है, स्ट्रॉन्ग p पाई ओवरलैप क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग p पाई ओवरलैप रिजल्ट इनटू द ट्रिपल बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई डाइनाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इतना लिखोगे बहुत हो गया। जो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये दूसरा आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन
प्रॉपर्टीज एंड यूजेस खत्म हो रही है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब उसके बाद में आएगा अमोनिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनिया, वो लेक्चर नंबर 7 में लेंगे। मेक ए स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर बाय सर्टेन टेक्निक्स।